नमस्कार, कॉस्मिक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भूगोल के बारे में। राजस्थान के जो भूगोल के 2-3 टॉपिक हम पहले कर चुके हैं। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो राजस्थान की जलवायु को लेकर के हम पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान की जलवायु के बारे में हम जो है अभी जो हमारा टॉपिक हो गया, पिछले वीडियो में हमने मानसून के बारे में पढ़ा है। आज की वीडियो में हम जो है तीसरी ऋतु जो है शीत ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। शीत ऋतु पहले हम जो ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद में हम जो है मानसून ऋतु के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे शीत ऋतु के। शीत ऋतु कब से कब? नवंबर से लेकर के फरवरी तक का जो समय होता है वो शीत ऋतु के अंदर ही आता है। शीत ऋतु के अंदर अब इसमें जो है कि मेन आता है 22 दिसंबर, ये दिवस 22 दिसंबर को क्या होता है कि जो सूर्य की जो किरणें है, जो है सूर्य की किरणें किसकी तरफ? मकर रेखा की तरफ चलने लग जाती है। यानी मकर रेखा पर ये लंबवत 22 दिसंबर को जो है मकर रेखा पर सूर्य का यानी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो मकर रेखा है उस पर लंबवत चमकता है, लंबवत होता है, यानी कि बिल्कुल मकर रेखा के ऊपर इसकी जो किरणें होती है। और जब दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सूर्य रहता है, और ये किसमें है? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। अगर ये पृथ्वी है तो ये बीच में भूमध्य रेखा है, ये मकर है और ये करक है। जब सूर्य की किरणें यहाँ पर जब सीधी गिरती है तो जो ये उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर तापमान क्या हो जाता है? तापमान है वो कम हो जाता है, माइनस हो जाता है। यानी कि जब ये इस पे होता है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो है तापमान कम हो जाता है, तापमान कम हो जाता है। ठीक है, कब? दिसंबर के बाद में जो तापमान कम हो जाता है। और किसमें? उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम हो जाता है। और तापमान कम होने की वजह से कौन सी ऋतु आती है? इसमें शीत ऋतु है वो आरंभ हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि शीत ऋतु किसकी वजह? सूर्य की किरणें जो मकर रेखा पर लंबवत हो। तो हमने देखा है ना 14 जनवरी को हम कौन सी मनाते हैं? मकर संक्रांति मनाते हैं। क्यों मनाते हैं भाई मकर संक्रांति? 14 जनवरी को मकर संक्रांति क्यों बनाते हैं? क्योंकि इस दिन के बाद में सूर्य है वो मकर रेखा से वापस उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे सर्दियां हैं वो वापस जाने लग जाती है। तो 22 दिसंबर के बाद जब ये मकर रेखा की तरफ जैसे बढ़ता है सूर्य, तो यहाँ पर क्या होने लग जाती है? धीरे धीरे जो है तापमान कम होने लग जाता है। और कौन सी ऋतु आने लग जाती है? शीत ऋतु आने लग जाती है। ठीक है, शीत ऋतु में मुख्य रूप से 3 घटनाएं होती है अपने यहाँ पर। कितनी घटनाएं होती है? 3 घटनाएं होती है वो शीत ऋतु के अंदर। और कौन कौन सी घटनाएं होती है वो शीत ऋतु के अंदर? 3। नंबर 1 माउट, ठीक है। नंबर 2 शीतलहर, और नंबर 3 पाला। 3 चीजें देखने को मिलती है हमें शीत ऋतु में। कौन कौन सी? माउट, शीतलहर और पाला। सबसे पहले हम बात करते हैं माउट की, कि माउट क्या होता है। माउट यानी कि भूमध्य सागर जो है ना, मान लो ये हमारा देश है, यहाँ पर ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पर अफ्रीका है। तो यहाँ पर जो एक जो सागर है वो कौन सा है? भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर से जो है पश्चिम से जो हवाएं आती है वो भारत के इस क्षेत्र में आती है। ठीक है, ये भारत है अपना, तो इस क्षेत्र में आती है। और इस क्षेत्र में आने की वजह से जो यहाँ पर वर्षा होती है पश्चिमी विभव से। तो जो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ कौन सा होता है भाई? शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होता है ना, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से होने वाली शीतकालीन वर्षा को स्थानीय भाषा में माउट कहते हैं। माउट किसको कहते हैं? जो पश्चिमी विभव से जो विक्षोभों से जो हवाएं आती है, कौन सी? शीतोष्ण कटिबंधीय। भारत क्या है? यहाँ का जो है जलवायु कैसी है? उपोष्ण है। और ये जो जलवायु आती है वो कौन सी आती है?
शीतोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम, जो ये जेट स्ट्रीम की जो हवाएं आती है जो कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा करती है, तो इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? माउट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? माउट कहा जाता है। माउट का दूसरा नाम क्या है? इसको गोल्डन ड्रॉप, गोल्डन ड्रॉप्स यानी कि सोने की बूंदें, सोने की बूंदें भी कहा जाता है। ये उपनाम किसका है? माउट का नाम है उपनाम। क्या है? गोल्डन ड्रॉप्स यानी कि सोने की बूंदें। क्यों है सोने की बूंदें? क्योंकि माउट सबसे ज्यादा किसके लिए लाभदायक है? रबी की फसल के लिए। रबी की जो फसल है, फसल के लिए लाभदायक, रबी की फसल के लिए सबसे ज्यादा ये क्या है? लाभदायक है। और सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है इसका, वो कौन सी फसल पे पड़ता है? गेहूं पे। किस पे? गेहूं पे। इसलिए इसको जो है माउट को क्या कहा जाता है? हाँ, क्या कहा जाता है? गोल्डन ड्रॉप्स यानी कि सोने की बूंदें भी माना जाता है, क्योंकि इससे जो है गेहूं की फसल है उसकी पैदावार बहुत ही अच्छी होती है। तो रबी की जो यानी शीतकालीन जो समय में जो की जाने वाली फसलें होती है उनको रबी की फसलें कहा जाता है, तो उनको सबसे ज्यादा लाभ होता है इसका। ठीक है। और जो वार्षिक वर्षा होती है ना हमारी, वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा का लगभग 10% भाग माउट से होता है भाई। शीतकालीन वर्षा जो होती है ना माउट, लगभग वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत? 10% भाग है वो किससे होता है? माउट से होता है। और ज्यादातर इसका जो समय है माउट का वो दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के और लगभग फरवरी, वहां तो यानी फरवरी मार्च तक का समय होता है। फरवरी का लास्ट सप्ताह या मार्च का पहला सप्ताह मान सकते हो आप। यहाँ तक की जो वर्षा होती है वो किसमें मानी जाती है? उनको क्या कहते हैं हम लोग? माउट कहते हैं। तो पहली चीज शीतकालीन के अंदर पहली जो घटना होती है वो कौन सी होती है? माउट होती है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से जो आर्द्रता लिए हुए भूमध्य सागर से जो आर्द्रता लेकर के जो हवाएं आती है, जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से जो लाभ मिलता है वो एक तो बीकानेर को और एक जैसलमेर को। बीकानेर और जैसलमेर में मुख्य रूप से जो है इनका फायदा मिलता है। वहां पर जो है बारिश होती है, जो शीतकालीन बारिश होती है उसको क्या कहा जाता है? माउट। मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि सामने अरावली है। अगर उधर से हवाएं आएगी, अगर मान लो राजस्थान की हम बात करें तो ये हमारा राजस्थान है ऐसे करके, तो इस तरफ से हवाएं आएगी तो आपने देखा होगा अरावली इस तरफ से, तो यहाँ पर जो हवाएं आएगी इस वजह से जो यहाँ अरावली से टकरा करके यहाँ वर्षा करेगी। तो शीतकालीन जो वर्षा होती है हमारी माउट, वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में ज्यादा होती है। और इसीलिए जो है ये इसी क्षेत्र में जो रबी की फसलें हैं उनके लिए इसको गोल्डन ड्रॉप बोला जाता है इसको। तो पहला जो है घटना है वो माउट है। अब दूसरी देखते हैं। ये तो हो गई माउट। अब दूसरी कौन सी ऐसी घटना होती है शीतकाल के अंदर ही? शीतकाल के अंदर दूसरी महत्वपूर्ण घटना होती है शीतलहर। कड़ाके की जो ठंड पड़ती है ना, शीतलहर। हमने देखा है कि हिमालय की तरफ क्या जमा रहती है? हमेशा बर्फ जमा रहती है। और अगर उस तरफ से कोई हवाएं आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? शीतलहर। यानी कि हिमालय से आने वाली ठंडी हवाओं से तापमान में अत्यधिक गिरावट को क्या कहते हैं? शीतलहर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शीतलहर कहते हैं। हिमालय से जो हवाएं आती है जो कि राजस्थान के अंदर तापमान को क्या कर देती है? बहुत ही कम कर देती है, यानी कि ठंड बहुत ज्यादा पैदा कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? शीतलहर बोलते हैं। मान लो ये राजस्थान है हमारा, ठीक है, ये राजस्थान है। इस तरफ से जो हवाएं आ रही है हिमालय से, ठीक है, तो ज्यादातर प्रभाव पड़ेगा वो यहीं पर पड़ेगा। मुख्य रूप से जो प्रभाव देखने को मिलता है वो यहीं पे देखने को मिलता है, इसी आसपास के। तो कौन कौन से? चूरू हो गया, सबसे आपने देखा होगा, सबसे जो वार्षिक तापांतर भी हमने चूरू में देखा था, ठीक है। इसके अलावा जो है सीकर हो गया, और बीकानेर में भी ठंड काफी देखने को मिलती है इस समय पर। तो ये तीन ऐसे जिले जहाँ पर मुख्य रूप से शीतलहर ज्यादा देखने को मिलती है, काफी ठंड, यानी कि यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तापमान चला जाता है, ठीक है, तापमान 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। तो ये जो शीतलहर है, और उसका समय कब है? शीतलहर कब आती है भाई? लगभग जनवरी के अंदर,
कौन से महीने के आसपास आती है? जनवरी के अंदर जो शीतलहर हमें देखने को मिलती है, जब हवाएं जब आती है ना हिमालय से, तो हिमालय से आने वाले हमेशा हवाएं जो होगी वो कैसी होगी? ठंडी होगी। और जब यहाँ का तापमान पहले से कम है और जब ठंडी हवाएं आती है तो उन हवाओं की वजह से तापमान में और ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है, जहाँ पर जो काफी ज्यादा सर्दी रहती है समय पे, उस लेयर को क्या बोलते हैं? बिल्कुल जो ठंडी हवाएं आती है उसको हम बोलते हैं शीतलहर। तो दूसरी घटना कौन सी होती है इसकी? शीतलहर। अब तीसरी घटना कौन सी है? देखो, पाला। नाम सुना हुआ होगा आपका पहले, पाला। यानी कि जब शीतलहर के अंदर आपने देखा होगा कि ठंडी हवाएं कहां से आ रही है? अभी हमने पढ़ा है हिमालय से जो ठंडी हवाएं आ रही है, हिमालय से जो ठंडी हवाएं, उन ठंडी हवाओं का आने से क्या होता है? काफी सारे जो फसलें हैं, फसलें या पौधे, वो क्या हो जाते हैं? अत्यधिक शीतलहर के कारण क्या हो जाता है? नष्ट हो जाते हैं। तो हिमालय से आने वाली हवाओं से जब पौधे और फसलें नष्ट हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? पाला पड़ना बोलते हैं। पाला पड़ना बोलते हैं कि भाई ये फसलें किससे नष्ट हो गई है? पाले से नष्ट हो गई। यानी अत्यधिक ठंडी हवाओं से जब फसलों, जब बर्फीली हवाओं से जब ये फसलें बेकार हो जाती है तो उसको क्या स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? पाला कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पाला। तो यहाँ तक हमने जो राजस्थान की जलवायु के बारे में, हम तीनों ऋतुओं के बारे में पढ़ चुके हैं, अलग अलग जो व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, जो है हमारा जो मौसम विभाग है उसके अनुसार जो जलवायु क्षेत्र बांटे हैं उनको हमने पढ़ा है। और जो तीनों ऋतु जो थी, ग्रीष्म ऋतु हम पढ़ी है, वर्षा ऋतु हमने पढ़ी है, और आज हमने शीत ऋतु पढ़ी है। शीत ऋतु के अलावा एक और चीज है जो राजस्थान की जलवायु से संबंधित है, तो उस पर भी थोड़ी नजर डाल लेते हैं कि क्या चीज है कि इन तीन ऋतु के अलावा भी है। वो है एक समवर्षा रेखाएं। समवर्षा जो रेखाएं हैं वो भी राजस्थान को अलग अलग जलवायु का, जैसे जलवायु में राजस्थान को अलग अलग बांटा है ना, तो ये समवर्षा रेखाएं भी राजस्थान को क्या करती है? अलग अलग भागों में बांटती है। महत्वपूर्ण में लिख सकते हो आप इसको। अन्य महत्वपूर्ण जो है वो चीजें हैं उनके बारे में हम देख सकते हैं। तो सब महत्वपूर्ण जो है रेखाएं हैं, दो ही वर्षा रेखाएं हैं। एक तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है, और एक नंबर 1 और नंबर 2 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। जैसा कि हमने जब राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे तो हमने देखा था ये क्या करती है? शुष्क, मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। भाई कौन सी? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। पूरे राजस्थान की बात करें ना तो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ये कौन सी? 50 सेंटीमीटर वर्षा है। अगर मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल और शुष्क मान लो, या सीधा सा ऐसा भी लिखा सकता है पश्चिमी मरुस्थल। दोनों ही मरुस्थल, जो पश्चिमी मरुस्थल के भाग है ये दोनों ही, तो पश्चिमी मरुस्थल भी लिखा सकता है। तो पश्चिमी मरुस्थल को तो दो भागों में जो है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बांटती है और 50 सेंटीमीटर वो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। जैसे कि ये अपना मान लो कि राजस्थान है, ये राजस्थान है अपना, ये राजस्थान है। तो आप देखोगे कि ये जो रेखा है ना वर्षा रेखा, ये कौन सी है हमारी? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो किसको बांटती है? मरुस्थल को। ये अर्ध शुष्क मरुस्थल है और ये शुष्क मरुस्थल है। ये है अरावली। ये कौन सा भाग है? ये अरावली का, ठीक है। यहाँ पर संकड़ा है और फिर यहाँ पर वापस मोटा हो जाता है। ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है? अरावली क्षेत्र है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ये अरावली का क्षेत्र है, ये और ये दोनों ही 50 सेंटीमीटर में आता है भाई। और इस रेखा को जैसे इस क्षेत्र में हम जाते हैं तो ये 50 सेंटीमीटर से अधिक बड़ा हुआ क्षेत्र है। तो राजस्थान को जो दो भागों में बांटने वाले 50 सेंटीमीटर जो है पश्चिमी मरुस्थल है वो पूरा 50 सेंटीमीटर वाले में आ जाता है, और इस तरफ वाला पूरा 50 सेंटीमीटर से ज्यादा आ जाता है। तो ये दो भागों में बांटती है जो दो वर्षा रेखाएं हैं वो भी आपको ध्यान रहना चाहिए कौन कौन से रेखाएं हैं जो राजस्थान को और पश्चिम मरुस्थल को अलग अलग कितने भागों में बांटती है,
ठीक है, ये अर्ध शुष्क हो गया मरुस्थल, ये शुष्क मरुस्थल, ये अरावली, ये पूर्वी मैदान और ये हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार भी आप बोल सकते हो। ये हमने पढ़ा है पहले। तो इनको अलग अलग जो भागों में बांटती है, एक तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो पश्चिमी मरुस्थल, ये पूरा जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, पश्चिमी मरुस्थल कहलाता है। क्या कहलाता है, पश्चिमी मरुस्थल। इसको दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है, 25 सेंटीमीटर, और राजस्थान को जो बांटती है वो कौन सी बांटती है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो आज के वीडियो में हमने देखा है कि शीत ऋतु के बारे में, एक वर्षा जो है रेखाएं उनके बारे में। तो अपने जो जलवायु का टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होता है। जलवायु से जुड़ी और कोई भी चीज़ अगर आपके ध्यान में नहीं आ रही है, आपको नहीं आ रही है समझ में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं उसको लेकर के। और अगले वीडियो में हम लेकर के मिलेंगे एक नए टॉपिक को जो कि राजस्थान के भूगोल से ही जुड़ा हुआ होगा। और अपनी जो है तैयारी है उसको और कंटेस्ट कर लीजिए, क्योंकि जो RS प्री है 2023 उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। आपने देख ही लिया होगा नोटिफिकेशन RPSC का, जो 1 अक्टूबर 2023 को संडे को जो है इसका एग्ज़ाम है वो करवाया जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें और अपनी तैयारी और मजबूत करें इससे। और जो है जो बाकी का जो सिलेबस बच्चा है उसकी भी लगभग सारी क्लासें आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप इस चैनल से जुड़े रहें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी सारी क्लासें आपको इसी पे उपलब्ध होगी। धन्यवाद।